ये जिम्मेवारी बनती है कि संविधान का ज्ञान प्रत्येक भारत के नागरिक तक पहुंचाएं। लेकिन जब वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने विशेष ये कार्यक्रम चलाया है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सहयोग कर रहे हैं, अपना श्रम दान कर रहे हैं, अपने ज्ञान का दान कर रहे हैं प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः ये अपील करते हुए कि अगले सोमवार को जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आने वाली नस्लों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अनजस्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेवारी को समझें, नैतिकता को समझें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाम को 7 बजे सोमवार को आप जूम से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे ये ज्ञान की जो गंगा है, जो ज्ञान की ये बहुत बड़ी मिसाल है, निःशुल्क घर बैठे आपको संविधान की जानकारी मिल रही है, तो आप उस जानकारी को हासिल कर सकें और अपने आने वाली नस्लों को भी आप ज्ञानवान बना सकें। यही अनुरोध करके मैं आज के संचालक डॉक्टर जेपी अम्बेडकर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम की कार्रवाई संचालित करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि एक एक शब्द आरसी धीमान साहब का अमूल्य अपील है। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय संस्थापक जी, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, आपने जो प्रकाश डाला बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम भारत के संविधान के बारे में नहीं समझेंगे तब तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली सरकार का दायित्व होता है, लेकिन वो अपने दायित्व को अगर सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रही है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इसको बीच का बीड़ा उठाया है कि सभी क्रांतिकारी साथियों को संविधान का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तभी अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति संजीदा रहेंगे। साथियों, बहुत ही सही बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि माननीय आरसी धीमान साहब जो है बहुत ही मेहनत करके बहुत ही शानदार तरीके से संविधान का वाचन कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं साथियों जिस दिन हमारे सभी समाज के लोग संविधान को अच्छे से जान पाएंगे और इसके में दिए गए बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार हैं उनको पहचान पाएंगे। तो हम उनका वास्तव में धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और अब बड़े विनम्र और आदर के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रबोधन करने के लिए माननीय आरसी धीमान साहब को कि कृपया करके वो आए और आज के संविधान में अपना प्रबोधन रखने का कष्ट करें। माननीय आरसी धीमान, प्रोफेसर, कानपुर विश्वविद्यालय। धन्यवाद। मैं जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस संवैधानिक वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं पूर्व विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज के इस वेबिनार का संचालन कर रहे माननीय जेपी अम्बेडकर जी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं अन्य इस वेबिनार में सम्मिलित एवं देश के नागरिकों, जैसा कि प्रत्येक सोमवार को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा भारत के समस्त व्यक्तियों के लिए संवैधानिक वेबिनार का आयोजन करता है और इस संवैधानिक वेबिनार में मैं आरसी धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, कानपुर से आप सभी लोगों को अपने स्तर से संविधान के संबंध में निःशुल्क जानकारियां प्रदान करता हूं। यह मेरा डिक्लेरेशन है देश के सभी व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, अधिकारियों के लिए। आगे चलते हैं। यह एक बच्चे के हाथ में संविधान को लिए हुए एक स्लाइड है जो यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश के घर घर में जब बच्चे संविधान पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी संवैधानिक प्रावधानों को जानकारी रखते हुए देश के अंदर संवैधानिक शासन के लिए जागरूक हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि आने वाली पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। यानी जो वर्तमान समय में भारत के अंदर पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां मान लिया जाए, एक जो है 50 से ऊपर की और एक 10 वर्ष से ऊपर की, एक 10 वर्ष के नीचे की। तो जो ये 10 वर्ष से नीचे की जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वह अपनी ऊपर की पीढ़ियों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जैसी हमारी पीढ़ी काम करती है ऊपर वाली, वैसे ही हमारी नीचे वाली पीढ़ी काम करती है। अगर हमारी जो है पूर्व पीढ़ी जो है संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ती है, पढ़ाती है, प्रचार प्रसार करती है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी जो है इसी काम को करेगी। जैसा कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों पे चर्चा होती रही है और जो मूल अधिकार हैं उनकी प्रेरणा ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध से पूरी दुनिया को मिली है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, जीवन जीने का अधिकार प्रमुख रूप से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाग 3 मूल अधिकार पर लगातार चर्चा हो रही है और लगातार हमारे साथी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अब जो है, चूंकि जो हमारे मूल अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज जो है हम लोग संवैधानिक उपचार
पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने से पूर्व मैं जो है अपने बीच में उपस्थित लोगों को भी जो है मौका दूंगा कि वो आखिर जो उन्हें मूल अधिकार बताए गए हैं उस संबंध में उन्होंने क्या समझा, क्या जाना है, उनके दिमाग में कितनी बातें आई हैं। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपने बीच से जो है 2-2 मिनट में जो है 5 साथियों को आमंत्रित करूंगा जो 2 मिनट में बताएं कि जो अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक मैंने पढ़ाया है, बताया है, उसमें उन्हें कौन से आर्टिकल में क्या समझ में आया और क्यों संविधान के संबंध में देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए, क्यों भारत के नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं पर जो भी वो बताना चाहते हैं बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है रिटों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32 पे चर्चा हुई है और अब हम लोग रिटों पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से मैं जो है स्लाइड शो को बंद करता हूँ और जो भी हमारे 5 साथी जो है आना चाहते थे वो अपना जो है म्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके जो है अपनी बात करते हैं। वेबिनार में जुड़े साथियों से अनुरोध है कि जैसे कि माननीय आरसी धीमान जी ने जो प्रस्ताव रखा है 3 बिंदुओं पर कोई भी साथी अपना विचार अगर रखना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट कर दे और उस पर अपनी बात को रख सकता है। जो भी जो है बताना चाहें, क्योंकि हमें जो है बोलना सीखना है। जब हम बोलना शुरू कर देंगे जो भी बताएंगे जितना भी समझ में आया है। विश्राम सिंह बौद्ध जी भोपाल, हम आपका माइक अनम्यूट किया जा रहा है, आप लंबे समय से जुड़ रहे हैं, कृपया बताइए। विश्राम सिंह बौद्ध जी अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। जी वीडियो भी ऑन कर लें। बोलो बोली खुद वीडियो ऑन कर बोल खोल दे वीडियो ऑन कर दे। वीडियो कौन सा जो माइक वो बना है वीडियो कैमरा, उस पर स्टॉप है, उसको दबा दीजिए, उस पर जो लाल लाइन खींची हुई है। नहीं है। चलो बात रखिए अपनी। बोलो ना, बोलो। वीडियो नहीं जी। सम्मानीय आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हमारे बादल साहब, डायरेक्ट बताइए और आज के संविधान से आपने क्या सीखा अभी तक, डायरेक्ट बताइए। जी डायरेक्ट बताइए सर। संविधान से हमें बहुत कुछ जी संविधान से हमें बहुत कुछ मिला सर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और संविधान में जो भी मतलब साहब ने जो बताया हमारे लिए, कौन कौन सी धारा कब कब लगाई जाती है, कौन कौन सी सारी चीज मतलब हमको बताया, और उसके बारे में हम लोग समाज के अंदर भी जाते हैं, कटर के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। और हमने वो संविधान के माध्यम बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जोड़े। और यही मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखा सर संविधान से जी। इसी के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद वीएस बौद्ध जी। जी ऋषिपाल रवि साहब, उत्तराखंड संयोजक, आपसे निवेदन है अपना माइक अनम्यूट करें। ऋषिपाल रवि साहब।
जी, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, माननीय अध्यक्ष पीछे जी की को आवाज नमन बंद कर करते दीजिए, हुए, पीछे की। क्योंकि पीछे ऐसा है कि मैं तो ये जान हाँ सर, मैं तो ये जानता हूँ कि जो भी हमें अधिकार मिले हैं या जो भी उन्नति प्रगति हुई है वो संविधान के माध्यम से हुई है। संविधान यदि नहीं वो बाबा साहब बनाते तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। और प्रोफेसर दीवान साहब ने संविधान की इतनी बारीकियां हमें बताई कि जो हमें आज तक पता नहीं था। हालांकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ और मैंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट इंटर तक पढ़ाया है, कई साल तक पढ़ाया है, लेकिन मैं भी इतनी बारीकियों में नहीं गया क्योंकि वो कोर्स अलग था। और प्रोफेसर धीमान साहब के से जब से हम जुड़े हैं, इतनी बारीकी से, इतनी सुगमता से, इतनी सरल भाषा में उन्होंने बताया कि वो सारे दृष्टांत हमें अभी तक भी याद है कि क्या क्या हमें कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। तो दूसरी चीज है कि हम भी ये कोशिश करते हैं कि जहां भी हम कैडेट लेते हैं या जहां भी कार्यक्रम करते हैं तो हम संविधान के बारे में जो मैं नोट करता हूँ, क्योंकि जब भी ये वाचन होता है तो मैं पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठता हूँ। तो ये सब नोट करके जो है हम आगे जहां भी हम कैडर लेते हैं या सभा करते हैं या अपने कार्यक्रम करते हैं उसमें हम बताते हैं। और इनका भी जिक्र करते हैं, विशेषकर प्रोफेसर दीवान साहब का, कि देखिए वो निःशुल्क जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, उससे जो है काफी लाभ मिल रहा है और समाज जो है उससे यानी कि जितने भी साथी जुड़ते हैं वो बड़े उत्साहित हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी संख्या हमारी होनी चाहिए, वैसे हमारा समाज जो है फालतू फंड में लगा रहता है। हम बार बार निवेदन करते हैं कि भाई जुड़िए और संविधान की समीक्षा के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी आपको निःशुल्क मिल रही है, उसे लीजिए। लेकिन क्या कहा जाए, बस एक बड़ी विडंबना है कि समाज के लोग खाली बैठे रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, लेकिन अच्छी परिचर्चा चर्चा जहाँ होगी उससे जुड़ने का नाम नहीं लेते। 10 बहाने उन्हें हैं। आज ही मैंने 10 आदमी को फोन किया, लेकिन अभी तक मैं देख रहा था कि 2 या 3 आदमी भी नहीं जुड़ पाए। और आ तो बहाना है कि साहब आ तो होली है, ड्रामा है। तो ये सब चीजें हैं साहब, बड़ा अच्छा सर आपकी बात बड़ा अच्छा काम चल रहा है सर, साहब। आपको ये जी बताना था कि क्या सीखा, आगे और विवरण नहीं बताना। ऋषिपाल जी, संविधान से आपको क्या मिला है? संविधान में क्या मिला है जो हमने बताया है? संविधान के अंदर जो है मौलिक अधिकार में, उसमें आपको क्या महसूस हुआ, क्या आपको अधिकार मिला? नहीं, मौलिक हमारे पहले मौलिक अधिकार थे नहीं, अधिकार कुछ थे ही नहीं। अछूतों को और शूद्रों के तो कोई अधिकार नहीं थे। ये तो मौलिक अधिकार बाबा साहब ने जो जोड़े हैं, ये संविधान में जो मौलिक अधिकार जोड़े हैं, तभी तो हमें अधिकार की परिभाषा समझ में आई, अधिकार समझ में आया कि अधिकार है क्या चीज। बाकी तो हमारा सब काम था उससे पहले तो। और सारी जो भी चीजें मिली है, शिक्षा मिली है, नौकरी मिली है, सारा का सारा के मौलिक अधिकारों के द्वारा, संविधान के द्वारा ही सारी व्यवस्था हुई है। संविधान यदि नहीं होता तो कुछ नहीं होता। आज हम कहीं कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे होते या कहीं बंधुआ मजदूर की तरह कहीं किसी के यहाँ काम कर रहे होते। ठीक है सर, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जी दिनेश पटेल साहब सिलवासा, आपसे निवेदन है अपने माइक को अनम्यूट करें और जैसा प्रश्न पूछा गया है माननीय धीमान साहब द्वारा उसके अनुसार अपनी संक्षिप्त में बात रखें। माननीय दिनेश पटेल साहब सिलवासा, माइक को अनम्यूट करें अपने को। महाराष्ट्र से हैं आईएस फुलझेले साहब। आईएस फुलझेले साहब, कोई अगर नहीं तो उनको भी मौका दें, है ना? कोई मतलब लेडीज हो अगर जो है उपस्थित हो, बताना चाहे तो उनको भी। जी सैलक सोम कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और संविधान से आप लंबे समय से जुड़ती रही हैं। आप बताइए कि आपने कौन कौन से अनुच्छेद से क्या क्या जानकारियां हासिल की हैं। सैला सोम कुमार जी, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं जुड़ जरूर रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। मौलिक अधिकारों के संबंध में पूछ रहे हैं धीमान साहब। मौलिक अधिकार
जो जैसे शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इस तरह के 6 मौलिक अधिकार है। मैं एकदम डिटेल नहीं बता पाऊंगी, जी। मुझे नोट करना चाहिए था ये सब, तो पर है ना, जी मैं काम करते करते सुनती हूँ। ये जरूर से इसको आप रिपीटेशन रखिए तो बहुत जैसे अपन लोग आजकल विहारों में पढ़ते हैं ना, बुद्धा और उनका धम्म पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि संविधान भी थोड़ा थोड़ा विहारों में पढ़ाया जाए, भले ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे अधिकारों, अभी संविधान के एकदम से मैं बारीकियां तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ और जुड़ती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। ओके। जी। बुद्धिराम मेहर, जय भीम, नमो उड़ीसा। बुद्धाय सभी को। बुद्धिराम मेहर साहब उड़ीसा, आपका क्या नाम था? माइक अनम्यूट करिए। मैडम आपका नाम? मैं शैला सोमपुर भोपाल से। भोपाल। जी थैंक यू। बुद्धिराम मेहर next। उड़ीसा, बुद्धिराम उड़ीसा, बुद्धिराम मेहर उड़ीसा, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आपने हैंड्स अप किया है, वीडियो भी ऑन करें। जुड़ गए बुद्धिराम जी? जी जुड़ रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे। 5 सेकंड मेरे को दीजिए मास्टर साहब। जी सर, 5 मिनट सर, 5 सेकंड आप दीजिए बताइए मेरे सर, को। ब्रीफ करिए जी। 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड। जी सर। साथियों, धीमान साहब जो जानना चाह रहे हैं और जो उनकी मन की तमन्ना रही होगी, तो उनकी तमन्ना ये रही होगी कि जैसे अभी उन्होंने आर्टिकल 1 से लेकर 25 तक, 30 तक, 32 तक बताया है, तो मेरे ख्याल से वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले साथियों ने उसको कैसे समझा है। तो 2-3 साथियों ने बताया तो उन्होंने गोलमोल बताया। तो या तो आप बताइए कि हमने सुना है लेकिन याद नहीं किया है, ऐसे बता दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कमजोरी है वो स्पष्ट आ जाएगी, है ना। और यदि याद है तो बताइए। जैसे मैं एक आर्टिकल 25 बता देता हूँ। धीमान साहब ने जब मौलिक अधिकार पढ़ाए तो आर्टिकल 25 में पढ़ाया कि प्रत्येक भारत के नागरिक को उपासना की स्वतंत्रता है, पूजा की स्वतंत्रता है, अपने पूजल स्थल की स्वतंत्रता है, और कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म मजहब की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म मजहब को स्वीकार कर सकता है। ये भारत का संविधान का एक धारा 25 हमको अधिकार प्रदान करती है। तो इस किस्म से, जैसे मैंने एक बताया है, तो इस किस्म से आप बताइए कि धारा 17 में जो मौलिक अधिकार थे, जीवन जीने के अधिकार थे, ये धीमान साहब बताए। धारा 15 में हमको ये बताए। और यदि याद नहीं है तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कोई शर्म की बात भी नहीं है, सिर्फ ध्यान की बात है कि आगे से आप लोग ध्यान रख करिए और संविधान की कॉपी अपने यहाँ रखिए। जब जब टाइम मिले, जैसे आज धीमान साहब संविधान के 2 आर्टिकल पढ़ा देते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि अगला सोमवार आने से पहले तक वो 2 संविधान के आर्टिकल को आप भी रट लीजिए, आप भी उसको कनिष्ठ कर लीजिए, है ना। जैसे अभी हमारे 1-2 साथी ने कहा कि हम जाते हैं साहब, हम प्रशिक्षण में बताते हैं, तो यही तो धीमान साहब जानना चाह रहे हैं कि आप प्रशिक्षण में बताते क्या हैं, और जो बताते वही कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी गोलमोल चल रहा है मामला, तो गोलमोल से समाज कंफ्यूज हो जाएगा। तो समाज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे धीमान साहब बताते हैं और उसके समर्थन में कई एग्जाम्पल भी देते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो इस प्रकार से तो अभी हम सब लोग काम सीख रहे हैं। उम्र चाहे जिसकी जो हो, पोस्ट चाहे पद चाहे जिसका जो हो, लेकिन आप सब लोग जब संविधान की क्लास में बैठे हैं तो केवल और केवल अपने को स्टूडेंट, विद्यार्थी समझकर बैठे हैं।
अगर विद्यार्थी समझकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से आरसी धीमान साहब की जो शंका और आशंका है उसे आप कुछ हल कर पाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें कुछ प्रकाश डालूं क्या? NS भारती जी को मैंने ऊपर कर दिया है, उनके और सुन लेते हैं। NS भारती जी आप रख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, सभी सम्मानियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है जी आ रही है। माननीय धीमान सर को मैं जो प्रश्न समझा हूं वो ये है कि अभी तक माननीय धीमान सर ने RVM के माध्यम से, जूमैप के माध्यम से जो संविधान को पढ़ाया है उसको हमने कहाँ तक समझा है। इसके जवाब में मेरा ये कहना है कि जब ये क्लास नहीं चलती थी RVM के माध्यम से संविधान की, इससे पहले मैंने संविधान को पढ़ा है, लेकिन माननीय धीमान साहब ने जो प्रत्येक आर्टिकल को अभी तक जो पढ़ाया है, और सबसे पहले जब उन्होंने संविधान की जो उद्देशिका को पढ़ाया था, तब से लेके जब तक मैंने देखा है, इतना सरल और सहज भाषा में शायद मैं किसी पुस्तक, जो संविधान की पुस्तक है, उससे आज तक नहीं समझ पाया था जो माननीय धीमान सर ने बताया है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पास तो संविधान के बहुत सारे एडिशन है, हम पढ़ लेंगे। लेकिन जो धीमान साहब जो उसको विस्तृत रूप से सरल सहज भाषा में समझाते हैं, वो बहुत ही दक्षता के साथ समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। मैंने बहुत कुछ अच्छे ढंग से, जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया था इस RVM के संविधान चर्चा की क्लास से पहले, वो माननीय धीमान साहब के द्वारा समझाए गए की तुलना में बहुत कम था। उद्देशिका से लेके आर्टिकल 25 तक जो भी धीमान साहब ने समझाया उसको जी सर, आपका नेटवर्क चला गया है। आज आवाज नहीं आ रही। जी, मैं अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। संचालक जी आगे अपनी बात रखिए। सर मैं भी रखूं सर 2-3 बिंदु? हाँ रख दीजिए, आप 2 मिनट आप भी रख दीजिए। सर आपने सर जो मौलिक अधिकारों को पढ़ाया था, उसमें जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है सर। समता का अधिकार जो हमें वो जो पावर देता है सर, वो देता है विधि के समक्ष समता, हमें विधि लेने के लिए एक समानता का अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे हमें सर समता का अधिकार देता है, और अस्पृश्यता का अंत उसमें होता है सर। और लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार भी सर हमें समानता का अधिकार देता है। इसके अलावा फिर स्वतंत्रता का अधिकार आया था। तो स्वतंत्रता सर हमें अपनी बात को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, कहीं भी अपनी बात को हम रख सकते हैं, उसकी आजादी हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। अपराधों की दोष मुक्ति का भी अधिकार हमें मिलता है। प्राण एवं दैहिक की मतलब अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता की भी हमें मिलती है सर, वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है तो उसके प्रति भी हमें अपना अधिकार देता है सर संविधान का जो मौलिक अधिकार है। और इसके साथ साथ फिर धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, उसके प्रति आचरण कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता हमें धर्म की स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है उसके साथ मिलती है। और उसके अनुसार आचरण करने का भी स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर मिलती है। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी सर हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिलता है। हम आप कहीं पे भी कोई शिक्षण कार्य कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो अधिकार भी हमें उसी से मिलता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार मिलता है सर। इस तरह से लगभग 14 से लेकर 32 तक हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिससे हमें हमारे अधिकार उसमें निहित होते हैं, और जिसके कारण ही आज हम अपनी मीटिंग्स कर पाते हैं और वेबिनार भी कर पा रहे हैं, और अपनी बात अभिव्यक्ति की भी आजादी है, और अपनी कहीं भी स्वतंत्र अपनी बात को रख सकते हैं सर। इससे ये सब हमें मौलिक अधिकारों में अधिकार प्राप्त हुआ है सर। बस सर, थैंक्स, मैं यही कहना चाहूंगा। और जी धीमान साहब अपनी बात। धन्यवाद। जो है ऐसा होता है कि जब कोई पेड़ लगाया जाता है
तो ये देखा जाता है कि उसमें फल और फूल की क्या स्थिति है। तो संवैधानिक वेबिनार के माध्यम से हम लोग लगातार जो है संविधान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और एक अच्छी बात ये है कि लोग संविधान के अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जो है वो बताना भी चाहते हैं, परंतु वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। लेकिन जो है उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे हमारे साथी जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों को बताने में कामयाबी हासिल करी। तो दो बातें होती हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो किसी बात को समझ लेता है, याद कर लेता है और समझा लेता है। तो हमारे सामने सारे व्यक्ति बुद्धिमान है, समझ ले रहे हैं, समझा ले रहे हैं, याद भी कर ले रहे हैं, परंतु जो है ये कानून की भाषा इतनी कठिन है जिसको व्यक्त करना जो है आसान काम नहीं है। तो आप लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो बहुत अच्छे रहे, और जो है इसी तरीके से आप लोग जो है आरबीएम में जुड़े रहिए और जो है लिखते रहिए, समझते रहिए, और जब बोलने का मौका मिले तो बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि जो है बोलने का मौका जब मिलेगा तभी तो आप राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, और देश के अंदर जो है स्वयं को स्थापित कर पाएंगे। तो आपको जो है देश के अंदर जाके गली गली में, शहर शहर में, प्रदेश प्रदेश में संविधान के संबंध में चर्चा करनी है, बताना है। देश के नागरिकों को बोलने का मौका दे रही है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपको, लेकिन जो है वहां पर बोलने के साथ साथ आप यहाँ पर भी बोलना जो है चालू करिए। और जो है बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। वीएस बौद्ध जी ने बताया कि हमको जो है धाराओं के संबंध में जानकारी मिलती है। ऋषि पाल रवि उत्तराखंड ने बताया कि आरसी धीमान जी बहुत बारीकी से जो है संविधान के विषय में बताते हैं। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी के संबंध में भी आपने बताया, संविधान की सर्वोच्चता की भी भावना आपने व्यक्त की। शैलेश भोपाल ने भी शिक्षा स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के संबंध में बताया। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने बहुत अच्छा जो है आप सब लोगों को बताया, जैसा कि जो है एज इट इज उन्होंने बताया। अनुच्छेद 25 उपासना की स्वतंत्रता इत्यादि, तो वो तो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे लीडर है, और उन्हें तो जानकारी इस बात की पहले से थी और आगे भी हर चीज की रहती है। बहुत ही जानकार व्यक्ति है, हर चीज की जानकारी रहती है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ विषय अपने लॉ के विषय पर विशेष चर्चा करता हूँ, लेकिन माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को हर क्षेत्र में जो है जानकारी है। बहुत अच्छा समाज सुधार का काम कर रहे हैं। एनएस भारती ने जो है बताया कि नैतिकता के संबंध में, संवैधानिक मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के संबंध में जो है उन्हें बात पसंद आई। तो जेपी अम्बेडकर जी ने बहुत जो है मौलिक अधिकार को विस्तार से बताया, क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्य अधिकारों के संबंध में भी बताया। इससे एक बात ये साबित होती है कि संवैधानिक वेबिनार को करने का जो उद्देश्य है वह सफल हो रहा है, और जो है किसी भी काम का जो है 20% रिजल्ट अगर निकल आए तो कार्यक्रम सफल होगा। अगर हम जो है 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं
और उसमें 20 लोग जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इसका एक रेशियो निकल के आ जाता है कि बाकी भी हमारे साथी सब ठीक है। अब ये जो है आज आप लोग के बीच में जो है मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार के संबंध में चर्चा करने का अवसर दिया है। उसके पीछे जो माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने रीजन बताया हुआ एक महत्वपूर्ण रीजन था, उस पर पुनः चर्चा करना उचित नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि जो हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं और उस के माध्यम से जो है हम लोग इस देश में जो है लोगों के अधिकारों के उपचार की बात करते हैं। तो आखिर हमको किस चीज का उपचार चाहिए, रेमेडी किस चीज की चाहिए? तो ये जो है जानकारी लेने का उद्देश्य था कि आखिर जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, हमको हमारे उन्हीं अधिकारों का तो उल्लंघन होना है, और जब उन अधिकारों का उल्लंघन होना है तभी तो हम न्यायालय में उन अधिकारों की रेमेडी के लिए, उपचार के लिए जाएंगे। जैसे कि अगर जो है हमारे दांत में दर्द है तो हमको मालूम होना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले कि हमारे कहाँ पे दर्द हो रहा है। हमारे अगर दांतों में दर्द है तो हम फिर समझ सकेंगे कि हमें किस डॉक्टर से उपचार चाहिए, दांतों का उपचार चाहिए। उसी तरीके से जो अब अगर हम ये कहें कि डॉक्टर के पास जा करके कि डॉक्टर को हमारे पूरी बॉडी का उपचार करने का अधिकार है और डॉक्टर हमारी पूरी बॉडी का उपचार करेंगे, तो डॉक्टर पूरी बॉडी का तो उपचार करेंगे, लेकिन ये तो हमें बताना होगा कि हमें पूरी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। तो भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में उन अधिकारों की जानकारी लेना मेरा उद्देश्य था कि आपको कितना मालूम है कि कौन से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि अगर दांतों में दर्द है तो हम दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे अगर हमें मालूम है कि दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे शरीर के किस अंग में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से हम क्या रेमेडी मांगेंगे। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे किस अधिकार का उल्लंघन हुआ, फिर उल्लंघन जो हुआ तो उल्लंघन ना हो इसकी गारंटी किसने ली है। 2 बातें, पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कौन से अधिकारों का उल्लंघन हुआ, दूसरा कि उल्लंघन हुआ तो हमारे इन अधिकारों की गारंटी किसने ली है कि उल्लंघन नहीं होगा, किसने गारंटी ली, और वह गारंटी हमें कहाँ मिलेगी। जैसे कि हम एक पेन जो है खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो बाजार से एक पेन खरीद के लाए तो इस पेन की गारंटी दी उसने कि ये जो है 6 महीने में खराब हो जाएगा, तो आप बदल लीजिएगा। तो हमको मालूम है कि हमें गारंटी पेन की मिली है, गारंटी पेन की मिली है, और किस बात की गारंटी मिली है कि ये जब खराब हो जाएगा तब खराबी क्या आएगी, रिफिल खराब हो सकती है, टूट सकता है, नहीं चल सकता है, जो भी इसमें खराबी आती है। अब इसकी गारंटी किसने ली है, दुकानदार ने ली है। यही 3 बातें हमें यहाँ पर समझनी है कि जो भाग 3 में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो मूल अधिकार हमारा वायलेशन होता है तो वो है क्या, पहली चीज तो वो है क्या, किस प्रोडक्ट की गारंटी ली गई, दूसरा किसने ली है, तीसरी इसकी गारंटी का उपचार कहाँ मिलेगा।
तो ये जो है उद्देश्य ले करके हम अनुच्छेद 32 की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि समय जो है बढ़ रहा है, 7:56 हो रहा है, लेकिन जो है आउटकम को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ते चले जाए और पीछे कुछ ना हो तो भी उचित नहीं है। तो हमें जो है ये भी देखना है कि हम आगे बढ़े और जो पीछे हमारे जिस आउटकम की जो है रिजल्ट की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो देश के अंदर संवैधानिक शासन को लाने की जो है हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वो आएगा भी या नहीं आएगा, वो क्या हम उसके लिए हमारे साथी कितना तैयार हो रहे हैं ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये पाया गया कि हमारे साथी जो है निश्चित रूप से तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। और हम जो है आज भाग 3 में संक्षेप में कौन कौन से अधिकार हैं इस पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन एक शब्द पर हम उससे पहले करेंगे कि भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स। जैसे कि बीएस बौद्ध ने बताया कि धारा शब्द इस्तेमाल किया, धारा यानी सेक्शन और अनुच्छेद यानी आर्टिकल। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद और धारा शब्द में अंतर क्या है? हम कहाँ पे अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल करें और कहाँ पे हम धारा शब्द का इस्तेमाल करें, ये भी जो है इस कंक्लूजन में निकल के आए, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देश के अंदर, हर देश के अंदर एक सर्वोच्च विधि होती है जिसको बोलते हैं संविधान। संविधान जो सर्वोच्च विधि होती है उसमें जो है अनुच्छेद शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे भारत का संविधान सारे देश के कानूनों से ऊपर है, सर्वोच्च है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए संविधान के अंदर अनुच्छेद शब्द लिखा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। और जो धारा शब्द है वह बाकी सब में प्रयोग होगा। जितने भी अधिनियम होंगे भारत देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर, वहां पर धारा शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, उसमें भी धारा है। दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें भी धारा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसमें भी धारा है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उसमें भी धारा है। परंतु जो सर्वोच्च विधि होती है देश की, उसमें अनुच्छेद होता है। मोटा मोटा भी यही समझना है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वह भी सर्वोच्च संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके चार्टर में भी अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी देश जो है उस चार्टर को रेक्टिफाई करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इस तरीके से वहाँ भी ग्रैंड नॉर्म्स है। तो जो विश्व स्तर के दस्तावेज हैं उसमें अनुच्छेद इस्तेमाल होता है, क्योंकि वह सभी देश के लोग इसको स्वीकार करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। अब जब हम अपने देश के अंदर आते हैं तो पूरे देश के अंदर जो विधि है हमारे देश के टेरिटरी में लागू होती है, उसमें सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। उस संविधान के अंदर अनुच्छेद शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये बताना मैं अति आवश्यक समझ रहा हूँ अपने साथियों को। और जो है इसके बाद जो है जो हमारे जो साथी हैं जुड़े हुए हैं उनके लिए एक जो है शैलेश भोपाल जी ने रिक्वेस्ट किया था कि जो है इसको रिपीट किया जाए।
तो जो है सभी अनुच्छेदों को जो है विस्तार से जो है बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं दोबारा, जब कभी इसका जो है सेशन हम लोग चालू करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ जो मूल अधिकार है भाग 3 में, उसके संबंध में संक्षेप में बता देता हूँ। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी हुई है, और राज्य की परिभाषा जो है मैं अपने लगभग हर लेक्चर के अंदर जो है जरूर बताता हूँ, ताकि जो है हमारे साथियों को याद रहे। राज्य शब्द से आशय जो है केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभा, विधान परिषद उसमें शामिल है जहाँ पे है, और प्राधिकारीगण एवं अन्य प्राधिकारीगण शामिल है। यानी कि केंद्र सरकार को हम राज्य कहेंगे और संसद को भी हम राज्य कहेंगे। आप चाहे सरकार बोलो, उसे केंद्र सरकार बोलो, और चाहे उसे राज्य बोलो कानून की भाषा में, संसद को भी आप राज्य कहिए। राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आ रही है। और राज्यों की विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा है, उसको भी हम राज्य कहेंगे, विधानसभा को राज्य कहेंगे, विधान परिषद उसमें है राज्य। और जो उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में विधानसभाएं हैं, या पूरे देश के अंदर विधानसभाएं हैं, उन सबको भी राज्य कहेंगे। और उनकी अंदर जो सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश सरकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम जो है राज्य कहेंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार है, उसको भी हम राज्य कहेंगे। इस तरीके से केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभा और राज्यों की सरकार, और जो है प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी हैं, वो भी जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब बात आई न्यायपालिका की, क्योंकि कार्यपालिका के भी जो प्राधिकारी वर्ग में आती है, तो वो तो राज्य की परिभाषा में आ गई, विधायिका भी आ गई। अब बची न्यायपालिका। तो क्या न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में आती है? तो राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका भी तब आती है जब वह प्रशासनिक कार्यों को करती है, परंतु जब वह न्यायिक निर्णय को करती है तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती। इस तरह अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के संबंध में बताया गया। अनुच्छेद 13 के संबंध में जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बताया गया है, और अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जो है इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रबद्ध हुई समस्त विधियां जो इस संविधान के भाग 3 से असंगत है, वो विधियां शुद्ध होगी। यानी इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में वो ऐसे सारे जो है रूढ़ी, प्रथा, कानून, नियम, परिनियम जितने भी थे, जो आपके भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ विरुद्ध, वो सारे अधिकार जीरो हो गए। और राज्य को यह भी बोल दिया गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो है भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या नियुक्त करती हो। अगर राज्य ऐसा बनाता है तो विधियां वो शून्य होंगी, उतना भाग शून्य होगा। इस तरीके से अनुच्छेद 13 के यह 14 के अंदर समता का अधिकार दिया गया, जैसा कि जेपी अम्बेडकर जी ने भी बताया, माननीय प्रकाश भारती जी ने भी बताया कि जो है अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है, यानी राजा और रंक को समान कर दिया गया। कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है और कानून सभी लोगों को बराबर एक नजर से देखता है, समान संरक्षण।
इसके बाद जो है अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद को समाप्त किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रबंध इसमें करने के लिए व्यवस्था की गई। इस तरीके से अनुच्छेद 13 भी जो है मूल अधिकार में आप सबको अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 भी दे रहा है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब है उसमें सभी व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। अब जो लेटरल एंट्री हो रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है लेटरल एंट्री हो रही है, उसमें क्या जो है सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो प्रदान की गई है, क्या वह लेटरल एंट्री में जो है यह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिल रहा है, जो डायरेक्ट जो है अधिकारी बनाया जा रहा है लेटरल एंट्री के माध्यम से? ये भी एक विचार का विषय है। आर्टिकल 17 जो आपको जो है छुआछूत जो हमारे देश के अंतर्गत जो है धर्म के अंतर्गत छुआछूत की भावना जो हिंदुओं के प्रति जो है थी, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और जो है पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के साथ जो है छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, इसमें छुआछूत को जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया। कोरोना को तो जो है जो कोविड-19 है उसके लिए तो जो है वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे देश के अंदर, परंतु जो है कोविड-19 से खतरनाक जो बीमारी हमारे मानव समाज में लगी हुई थी वह थी छुआछूत की भावना, यानी कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा था, सामाजिक दूरी। एक समाज दूसरे समाज से दूर रहता था, उसको छूता नहीं था। जब एक समाज दूसरे समाज से दूरी बना के रखता था, उसे छूता नहीं था, तो हम उसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। सामाजिक दूरी छू नहीं सकते, बस में एक साथ नहीं चल सकते, रेलवे में एक साथ नहीं चल सकते, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का खाना पीना नहीं खा सकते। इसे सोशल डिस्टेंसिंग, एक समाज दूसरे समाज से जब दूरी बना के रखता है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और जब कोविड-19 के संबंध में प्रचार प्रसार हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, तो एक समाज को दूसरे समाज से दूरी बनाने की अपेक्षा की गई, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो मैंने लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट सुटेबल वर्ड। हमको सोशल डिस्टेंसिंग की वजह जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी बनाए रखते। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूरी बनानी है कोविड-19 के से बचने के लिए, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है और संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, ना कि एक समाज से दूसरे समाज में फैलता है। परंतु मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की जगह जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द मुझे ज्यादा अपने अर्थ को स्पष्ट करने में प्रयुक्त होता दिखा। अगर हम सही शब्दों का प्रयोग करें तो भाव हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कोविड-19 के संदर्भ में, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हिंदू धर्म के अंदर जो है एक वर्ग जो है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथियों के साथ जाति के आधार पर जो है लगातार करता पहले से आ रहा है। और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करने के लिए यानी छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए ही तो जो है अनुच्छेद 17 लाया गया और उसमें लिखा गया कि जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाता है, छुआछूत को समाप्त किया जाता है
और इसका प्रयोग करना जो है दंडनीय अपराध होगा। और उसी के संदर्भ में आज जो है वर्तमान समय में हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 का को पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से जो है अनटचेबिलिटी ही नहीं बल्कि जो है जो अत्याचार होता है अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर उसको भी रोकथाम करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से आर्टिकल 17 के संबंध में जो है हम लोग ने समझा। आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि उपाधियां जो है नाना प्रकार की उपाधियां दे करके व्यक्ति को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है खुश करती थी, राय साहब बना दिया या कुछ और बना दिया, और उपाधि जो भी भाई खुश, ये साहब बना दिया वो साहब बना दिया। तो ये जो उपाधियां थी उसकी वजह से जो कोई व्यक्ति जो है कुछ हो जाता था और व्यक्ति जिसके पास उपाधि नहीं है वह व्यक्ति नहीं हो जाता था, तो उपाधियों का भी अंत जो है खत्म हो गया। और जो है आज उपाधियों जो है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रदान की जा रही है। तो उसके बाद जो है अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंदर जो है व्यक्तियों को यानी नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। स्वतंत्रताएं जो प्रदान की गई हैं वह स्वतंत्रताओं के संबंध में कहते हैं लोग कि पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन व्यक्ति होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने सुख नहीं, यानी पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, जागते समय तो मिल ही नहीं सकता। तो वो पराधीन व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, तकलीफ में रहता है। पराधीन से आशय होता है गुलाम। तो गुलाम व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। गुलामी के खिलाफ जो है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस के अंदर जो है फ्रांस के लोगों ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता, 3 अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खूनी क्रांति कर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और उसके बाद जो है उन लोगों ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता के 3 अधिकारों को प्राप्त किया। परंतु भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिना किसी भी क्रांति को किए अपनी कलम से, अपने विचारों के माध्यम से वैचारिक क्रांति करके लोगों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता के अधिकार प्रदान कर दिए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में प्राप्त हुआ। संविधान के अंदर पूरा संविधान में मोरालिटी है, बंधुता की बात की गई है, प्रियम्बल में भी की गई है। अब बात आती है स्वतंत्रता की। वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार जो वैचारिक क्रांति करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, जबकि फ्रांस के लोगों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए खूनी क्रांति करनी पड़ी। तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने वैचारिक क्रांति करके हमारे देश के अंदर जो नागरिक है उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया। वह जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 के अंदर प्रदान किया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वाक स्वतंत्रता के संबंध में ही नहीं बाकी अन्य संबंधों में भी बताया गया है राइट टू स्पीक, यानी कि बोलने का अधिकार। स्वतंत्रता के महत्व को ऐसे ही समझ लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में सुख नहीं होता है, सपने में भी सुख नहीं होता है। तो फिर पराधीन व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है कुछ स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं।
नंबर 1 है वाक स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। सबसे जरूरी अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। आज जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आरसी डिमांड जो आप लोगों को संवैधानिक वेबिनार के माध्यम से कानून की जानकारी यानी अनुच्छेदों की जानकारी दे रहे हैं, तो यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यह बोलने की स्वतंत्रता बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ। यह है, हम नागरिक हैं भारत के, और जितने भी भारत के अंदर नागरिक हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी दी गई है, और एक्सप्रेशन यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की भी आजादी दी गई है, बोल करके, लिख करके, या इशारों के माध्यम से, या किसी संकेतों के माध्यम से। इस प्रकार से ये हमें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी। अब जो है बोलने की स्वतंत्रता जो हमें मिली, वह स्वतंत्रता 1 to 1 व्यक्ति को मिली है, एक नागरिक को मिली है। एक नागरिक बोल सकता है, अपनी बात कह सकता है, आपस में बात कर सकता है, परंतु जो है जब हम अकेले बोलते हैं तो शक्ति नहीं बनती है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 100-150 लोग जो है जुड़े, और जुड़ करके अपनी अपनी बात करते हैं। आप लोगों ने लोग भी बोला, मैंने भी बोला, और एक जो है संगठन के माध्यम से हम लोग ने बोला। तो ये जो है हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है 19(1) सब क्लॉज जो है बी के अंतर्गत। ये क्या कहती है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। आज हम लोग वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और बिना हथियारों के कर रहे हैं, परंतु जो है जो 13, 14 और 15 मार्च को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आगरा के अंदर जो है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, समीक्षा हुई, वहाँ जो समीक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ वह भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, वह 19(1) बी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। तो 19(1) बी के अंतर्गत जो है 13, 14 और 15 तारीख को जो है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के अंदर आगरा में जो है माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, वह जो कार्यक्रम करने की हमें स्वतंत्रता मिली, वह हमें अनुच्छेद 19 के अंदर। अब आगे चलते हैं, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ये भी हमें जो है, अब आप देखिए कि जो है हमने अभी आपको बी में बताया कि हम लोग ने किस तरीके से सम्मेलन किया, वहाँ कार्यक्रम किया। अब जो है 19 जो है 1 सी के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है सी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। जो फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो हमें जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई, संघ तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ, उसी अधिकार के तहत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनी है। ये महत्वपूर्ण आप देखिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संघ है, हमारा संगठन है, वह अनुच्छेद 19(1) सी के अंतर्गत बना हुआ है। ये स्वतंत्रता हमें ना मिली होती तो हम संघ नहीं बना पाते। बी में अगर जो है हमको
शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो हम गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज के अंतर्गत आगरा में सम्मेलन नहीं कर पाते। अगर जो है हमें वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो हम लोग जो है वहां पर माइक लगा के नहीं बोल पाते। तो ये इतनी महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं थी, इसीलिए जो है फ्रांस के अंदर खूनी क्रांति हुई। और बाबा साहब ने आपको वैचारिक क्रांति के माध्यम से ये स्वतंत्रताएं फ्री में दी, फ्री, बिल्कुल फ्री में दी है। आपका एक बूंद पसीना भी नहीं लगा है। जो आज हमारे सामने साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों का एक बूंद पसीना नहीं लगा है। हमारे बुजुर्गों ने जरूर जो है बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके पसीना बहाया होगा, परंतु आप और हमारा इस स्वतंत्रता को अर्जित करने में, बाबा साहब को सहयोग करने में एक बूंद पसीना भी हमने नहीं खर्च किया है, बिल्कुल फ्री में हमें मिल गया है। इसलिए इन स्वतंत्रताओं की वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझने की जरूरत है। आगे मैं समझाता हूँ। भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आबाद रूप से आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। किसी ने शेयर कर दिया है और मुझे जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो मैं जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, लेकिन किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया है। ये केशव राम जी आपने स्क्रीन शेयर की है, इसे बंद करिए। ये जो है केशव राम जी की स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ ठीक, गलती से हुई है उन्हें, ऐसा लगता है मुझे। और ठीक है, मैं फिर से जो है इसको करता हूँ। उनसे कहिए ये वो जो है अपनी स्क्रीन शेयर करें, या बादल सिंह बहुत जी आप उनको, हाँ हट गया। अब मैं करता हूँ फिर से। भाई आप लोग स्क्रीन से शेयर ना से छेड़छाड़ नहीं ना करें। हाँ, चलिए मैं जो है आर्टिकल 13 के महत्व, आर्टिकल 19 के महत्व को देखते हुए आपको जो है फिर से जो है इस संबंध में बता रहा हूं। राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। अब जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। 13, 14 और 15 मार्च को जो गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो है जम्मू एंड कश्मीर से, उड़ीसा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आए। अब ये जो आने और जाने की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हुई, तभी तो वो आए। अगर उन्हें आने और जाने की स्वतंत्रता ना प्राप्त होती तो गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में कोई आ ही नहीं पाता। ये जो आने और जाने की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज डी में प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज डी में प्राप्त हुई है। यह स्वतंत्रता है आपको राइट टू मूवमेंट, संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता से आशय है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से संचरण की आपको स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर से
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में आ रहे हैं व्यक्ति, रमेश जी आ रहे हैं, उन्हें वहां से यहाँ तक आने की स्वतंत्रता, जो एक पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आने जाने की जो मूवमेंट करने की स्वतंत्रता है, वो प्राप्त तभी तो आ रहे हैं। जो मैं कानपुर से आगरा में जा करके संविधान पर चर्चा करता हूँ, वो मुझे राइट टू मूवमेंट का अधिकार है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है बहुत इजी वे में मैं आपको आर्टिकल 19 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको राइट टू मूवमेंट मिला। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप अबाध रूप से जो है आ जा सकते हैं, सामान्य रूप से ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। उसके बाद है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कि आप जिस क्षेत्र में जाइए वहां पर रुक जाइए। जैसे कि जो है गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज आगरा में दूर दूर से भारत के कोने कोने से लोग आए और आने के बाद जो है वो होटल में ठहरे, रुके और फिर जो है कार्यक्रम में आए, 3 दिन तक ठहरे, रुके। और अगर किसी का मन हो आगरा में रुकने का तो महीने 2 महीने भी रुक सकता है। किसी को अच्छा लगे तो जमीन खरीद के भी वो रह सकता है। यानी कि एक भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और अधिक स्वतंत्रता की बात है कि कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। राइट टू बिजनेस, any practice, any profession, or to carry on any occupation, trade or businesses। व्यक्ति को उसकी वृत्ति का, नौकरी, व्यवसाय, कारोबार को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जैसे कि आप चाहें तो कॉलेज खोल लें और जो है कॉलेज खोलने के बाद बच्चों को पढ़ाएं, ये आपका जो है प्रोफेशन होगा एक शिक्षक के रूप में। परंतु जो है ये जो स्वतंत्रता है शिक्षा देने की, भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व भारत के सभी नागरिकों के पास नहीं थी। भारत के सभी नागरिकों के पास नहीं थी, परंतु यह स्वतंत्रता आज सभी को है। आप अध्यापक बन जाइए, आप कॉलेज खोल लीजिए, आप नौकरी करिए, आप आर्मी में चले जाइए, जो भी आपको प्रोफेशन चुनना हो आपको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो यहाँ से जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भी जो है जो हमारे मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है कि जो है किसी भी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपराधों के विषय में अगर आप दोषी ठहराते हैं तो उससे दोषी करने से कुछ प्रोटेक्शन है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ की बात है, जीवन के बगैर सब कुछ जो है व्यर्थ है। इसलिए मूल अधिकारों में सारे अधिकारों को जो है आपातकाल में जो है निलंबित किया जा सकता है, परंतु 21 को किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। 20 भी उसी में शामिल किया गया है। 21A जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में बालकों को
शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन के विरुद्ध जो है अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने बताया ही है कि हमें जो है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों और संदायों के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। 28 में आपको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, और फिर 31 के बाद जो है 32 पर जो है हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, परंतु जो है आज जो है हम लोग ने ब्रीफ में अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक पर सामान्य चर्चा की। और सामान्य चर्चा इसलिए करी है क्योंकि अनुच्छेद 32 के संबंध में मैं बता चुका हूँ। अब मैं रिटों के संबंध में बताने जा रहा हूँ, उपचार के विषय में। और उपचार जो है अगले सोमवार को निश्चित रूप से जो है मैं बताऊंगा। एक संक्षिप्त सर्वे कर लिया है मैंने, और सभी लोगों को संविधान की जानकारी हो रही है, और आगे हमारे साथी और सीरियस होकर इस चीज को देखेंगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो रिटे हैं उसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 32 जो है हमारे मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है, रेमेडी देता है। और अनुच्छेद 226 भी हमारे अधिकारों को संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद जो है 226 दोनों के अंदर जो है हम रेमेडी लेते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है हम भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में रेमेडी के लिए जाते हैं, परंतु जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जाना सभी व्यक्तियों के बस का काम नहीं है। सभी के पास इतने संसाधन नहीं है, धन नहीं है। उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है आपके मूल अधिकारों को जो है उपचार के लिए जो है रिट जो है का अधिकार दिया गया है। उन रिटों के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, और यही रिटें जो है आपकी आएंगी 226 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीक जो है हम लोग अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 226 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 226 के अंतर्गत जो है रेमेडी के लिए हम जाते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट प्रत्येक प्रदेश के अंतर्गत होता है, जहां पर जो है नागरिकों के लिए या व्यक्तियों के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो हमारे देश के अंतर्गत जो है जो हाई कोर्ट है वो क्या रेमेडी दे सकते हैं 226 पर जो है चर्चा करना आवश्यक है। और जब हम रिट पर बात करेंगे तो 32 और जो है 226 पर भी, 32 और 226 पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो आप लोग तैयार होइएगा। और जो है प्रत्येक जो है साथी का ये कर्तव्य है कि वह जो है अपने साथ जो है कम से कम एक साथी को जोड़े। मेरी जो है आप लोगों से विनम्रता पूर्वक जो है यही निवेदन है कि करीब जो है 125 साथी अगर जो है एक साथी को जोड़ेंगे तो कल अगले वीक को जो है ये रिजल्ट नजर आएगा। तो अपील जो है मैं आपसे कर रहा हूँ
और इस अपील का कितना रिजल्ट निकल के आया, आउटकम, ये जो है हम लोग अगले सोमवार को देखेंगे कि कितने पार्टिसिपेंट्स जो है बढ़े। और जो है मैं 5 साथियों का इस पार्टिसिपेंट की लिस्ट से नाम पुकार के पूछूंगा कि उन्होंने किसको किसको जोड़ा है, किस एक साथी को जोड़ा है। वो किसी भी व्यक्ति से मैं पूछ सकता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में जो लिस्ट आएगी मेरे बगल में, उसमें मैं 5 लोगों के नाम पुकारूंगा और उनसे पूछूंगा कि इस कार्यक्रम में आज जो है आपने किसको जोड़ा। तो ये एक जो है अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही है, जवाबदेही की। अगर जो है विधिक कर्तव्य है, कर्तव्यों को अधिरोपित किया जाए, स्वप्रेरणा से इन कर्तव्यों को पूर्ण करना है, स्वप्रेरणा से, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि आपके ऊपर दबाव है, या आरसी धीमान जी का, या बादल सिंह बौद्ध जी का, या जो है जेपी अम्बेडकर जी का, या किसी अन्य साथी का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर जबरदस्ती नहीं है। आप स्वप्रेरणा से राष्ट्र हित में, अपने समाज के हित में, देश हित में इतना करना है कि एक व्यक्ति को जोड़ना है, क्योंकि आपने समता, स्वतंत्रता, बंधुता के अधिकारों के लिए एक बूंद पसीना भी नहीं बहाया है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। तो अगर एक बूंद पसीना भी बहाए बगैर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन बलिदान करके आपको ये सारी स्वतंत्रताएं दी हैं, तो कम से कम आप स्वप्रेरणा से एक एक व्यक्ति को जोड़िए। ऐसी जो है मैं आपसे अपील करते हुए आज इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, मतलब मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और मैं जो है नेक्स्ट वीक जो है आपके बीच में फिर आऊँगा। मैं तैयारी करके बैठा हुआ था पूरा आर्टिकल और 32 और जो है रेटों के ऊपर, परंतु जो है मैंने जो है आज की परिस्थितियों को देखते रेटों पर चर्चा करना उचित नहीं समझा है, क्योंकि मरीज दवा आने से पूर्व यह मान ले कि जो है वह बीमार है। अगर वह मरीज मान लेगा कि वह बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है, तो जो डॉक्टर इलाज बता रहा है वह सही ढंग से लेगा। तो अभी हमने फिर से बीमारियां यानी स्वतंत्रताओं के संबंध में चर्चा की है, और बाकी उपचारों के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीक मंडे को आएंगे। इस विनम्र निवेदन के साथ अपने सभी साथियों से कि कम से कम आप लोग एक एक साथी को अवश्य जोड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद माननीय आरसी धीमान साहब जी का कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से चर्चा रखी। साथियों, आप अभी माननीय आरसी धीमान जी को सुन रहे थे, वो संविधान पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने काफी विस्तार से आज चर्चा की है, जिसपर उन्होंने फोकस किया कि बच्चों को संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए, के साथ साथ बड़ों को भी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो हैं उनकी प्रथम पाठशाला घर होती है, घर में वो माँ बाप से जो सीखते हैं वही उनका अनुसरण करते हैं साथियों। इसके अलावा उन्होंने हमारे आज बीच में महासाथी से क्वेश्चन करे हैं, जिसमें BS बोध जी, ऋषिपाल रवि जी, दिनेश पटेल जी, शैला सोनकर भोपाल से, और NS भारती जी, और माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, सभी लोगों का भी आभार, धन्यवाद, उन्होंने अपनी बात को रखा। इसके अलावा आरसी धीमान साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल और धारा एक्ट के बारे में भी विस्तार से बताया साथियों, और इसके साथ साथ उन्होंने राज्य सभा से, राज्य से क्या आशय है उसके बारे में भी बताया कि केंद्र सरकार और सांसद और राज्य सरकार और विधानसभा और सबसे मिलकर राज्य बनता है साथियों। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी उन्होंने फोकस किया कि बहुत से लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही इजी में ले जाते हैं, जबकि कितनी गंभीरता वाली बात है कि वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए था। शब्दों में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है साथियों, एक शब्द के थोड़ा सा अंतर होने से ही उसका बहुत अर्थ बदल जाता है। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता पे काफी फोकस किया। पराधीन वो व्यक्ति होता है जो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, तो ऐसे उनको प्रकाश डाला। और फ्रांस की क्रांति जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के क्रांति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला साथियों। इस तरह से उन्होंने पूरे फंडामेंटल राइट्स
मौलिक अधिकार पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके लिए सभी लोगों ने बहुत ही शालीनता से सुना, सभी का आभार, धन्यवाद। और सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता सुन रहे हैं साथियों। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपील करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कि वो कृपया करके अपना अंत में अपना उद्बोधन रखें। और माननीय धर्म प्रकाश भारती जी। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। उन्होंने काफी बारीकी जानकारियां हमें दी। सोशल डिस्टेंस के बारे में धीमान साहब ने बताया, तो मैं आप लोगों से अपील कर दूं कि जिस वक्त सरकार ने सोशल डिस्टेंस का नारा दिया था कोरोना के समय, तो सबसे पहले हमने उसका विरोध किया था और फेसबुक पे लाइव होकर हमने कहा था कि ये फिजिकली डिस्टेंस है कहा जाना चाहिए, इसको सोशल डिस्टेंस नहीं कहा जाना चाहिए। और एक बार मैंने पढ़ा था WHO का निर्देश, WHO के निर्देश में जो लिखा था तो उसमें भी फिजिकली डिस्टेंस लिखा था, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी नहीं। लेकिन जो लोग सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो उनके हाथ में ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम है खास करके देश के शासन प्रशासन में बैठे लोगों में, ये सिस्टम है मीडिया के हाथ में। तो उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश आज तक की है। आज तक भी उसको वो शारीरिक दूरी नहीं बल्कि सामाजिक दूरी कह के प्रचारित करते हैं। वो अपने मकसद के लिए काम करते हैं। एक खास निवेदन आरसी धीमान साहब ने आज किया है कि हम एक एक साथी कम से कम जोड़ें। मैं बहुत पहले से ये निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ। 11,800 रुपए प्रत्येक महीने हम जूम कंपनी को इसका रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, 11,800 रुपए प्रत्येक महीने। और वहां से हमें लिमिट अलाउड की गई है 1,000 लोगों तक की, यानी 11,800 रुपए में हम 1,000 लोग तक जुड़ सकते हैं। तो ये बार बार मैं कहता रहा हूं और बड़ी खुशी की बात है कि आज आरसी धीमान साहब ने भी आपको कहा है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक एक साथी जरूर जोड़िए, जरूर जोड़िए। ये अनमोल ज्ञान है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत चुका भी नहीं सकता। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करिए। और हमारे 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ, इंटरनेशनल ग्रंथ कह सकते हैं हम उसे। एक है हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ। राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान है, जिससे हमारा राष्ट्र संचालित होता है। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक इस ग्रंथ के अधीन रहकर अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। और अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध और उनका धम्म हमको अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ दिया है। तो प्रत्येक बुधवार को हम सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बुद्ध और उनका धम्मवाचन में भाग लेते हैं। तो उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और 11 अप्रैल को देश के प्रत्येक जिले में आप लोग महात्मा ज्योतिराव फूले और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की संयुक्त जन्म जयंती के रूप में मनाइए। और उसका नाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने दिया है संविधान संकल्प समारोह। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, आप जब प्रोग्राम समाप्त करने की ओर आ जाएं तो जो भी साथी हमारे अध्यक्षता कर रहे हों उस प्रोग्राम की, उनके माध्यम से या अन्य और कोई एक अच्छे जानकार व्यक्ति के माध्यम से आप संविधान संकल्प जरूर लें। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़कर दोहराकर उसका संकल्प लें और भारत को अखंड भारत, मजबूत भारत, लोकतंत्र को मजबूत लोकतंत्र और संविधान को मजबूती देने के लिए आप लोग जरूर ये काम करें। अब मैं संचालक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी सफलता के साथ और बड़े अच्छे शब्दों में
आज का संचालन किया है और समय भी लगभग 40 मिनट ज्यादा हो गए हैं आज दूसरे कार्यक्रम की अपेक्षा। तो अब सभ्य सत्ता मंगल गाथा के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला और बताया कि राष्ट्रीय जो हमारा धर्म है, ग्रंथ है, वो भारतीय संविधान है और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रंथ और जो है वो है भगवान बुद्ध और उनका धर्म। और उसके अलावा साथियों, मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग सब इस कार्यक्रम में एक से अधिक 2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि जो धनराशि है उसका सदुपयोग हो सके। साथियों, इसी के साथ मैं सब लोगों का आभार करते हुए और यहाँ पे सब उपस्थित हमारे सभी साथी, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष और सभी सह संयोजक और सभी क्रांतिकारी साथी, सभी लोगों को मेरा आभार धन्यवाद कि आप लोग बहुत प्यार से सम्मान से सुना और समझा। इसको आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि अब सभ्य सत्ता से इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो साथियों, मेरा सभी लोग आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग सभ्य सत्ता की मुद्रा में आकर और धर्म गाथा का अनुसरण करें। शुरू करेंगे साथियों। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सुखी होन्तु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु आज के सभी वेबिनार साथियों का बहुत बहुत आभार समापन किया धन्यवाद। जाता है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। जय भीम।